हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। तो समास में क्या होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा जो ऊपर पद दिए हैं, क्या दिए हैं, जो ऊपर पद दिए हैं वो है दही में डूबा हुआ बड़ा। क्या लिखा है? दही में डूबा हुआ बड़ा। तो ये क्या है, हमारे 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने हमारे पद हैं। अब हम ये जो पद हैं इनका क्या होना चाहिए, परस्पर संबंध होना चाहिए, आपस में इनका संबंध होना चाहिए। ये नहीं कि एक पद कुछ है और एक पद कुछ है और एक पद कुछ है, इनका आपस में संबंध होना चाहिए। तो जब ये आपस में संबंध होने वाले जो पद होते हैं, जो आपस में संबंध रखते हैं, उनको जब हम छोटा करते हैं, जब हम उनको छोटा करते हैं तब क्या होता है, छोटा किया तो मैं हटा दिया, डूबा हटा दिया और हुआ हटा दिया। क्या बचा हमारा? दही और बड़ा। ये जो दो बचे, तो हमने इन दोनों को जोड़ करके लिख दिया, हो गया हमारा दही बड़ा। तो दही बड़ा हमने कैसे बनाया? इसको छोटा करके। ये जो हमने छोटा करके बनाया दही बड़ा, ये भी कैसा होना चाहिए? सार्थक पद होना चाहिए, इसका भी अपना अर्थ निकलना चाहिए। तो ये जो सार्थक पद होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे, यही सार्थक पद हमारे समस्त पद होते हैं। और जब जिस क्रिया के द्वारा हमने इसको क्या किया, समास बनाया, जिस क्रिया के द्वारा हमने ये समस्त पद बनाया, उसी को हम समास कहते हैं। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि परस्पर संबंध रखने वाले सार्थक पद को हम समस्त पद कहते हैं, और जिस क्रिया से हमने समस्त पद बनाया उसको हम समास कहते हैं। अब आते हैं हम, हमारा जो समस्त पद था दही बड़ा, ये जो दही बड़ा था, ये दही बड़ा में दो पद हैं। इस दही बड़ा क्या है, हमारा समस्त पद है, और समस्त पद को हम सामासिक पद भी कहते हैं। तो इस सामासिक पद या समस्त पद के दो पद हैं, कौन कौन से हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। ये वाला दही, ये क्या है हमारा? पूर्व पद है, और जो ये बड़ा है ये क्या है हमारा? उत्तर पद है। तो ये अब समास में क्या होता है, यही होता है कि कभी तो पूर्व पद प्रधान हो जाता है, तो कभी उत्तर पद प्रधान हो जाता है, कभी ये दोनों ही पद प्रधान हो जाते हैं, और कभी कभी दोनों ही प्रधान नहीं होते, बल्कि तीसरा ही पद प्रधान होता है। ये जो प्रक्रिया चलती है इसी का नाम है समास। इसी का क्या नाम है? समास है। तो आइए अब हम जानते हैं कि समास शब्द का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और समस्त पद क्या है। तो इतनी क्रिया से आपकी समझ में इतना तो आ गया होगा। अब हम आते हैं इस समास शब्द का आखिर अर्थ क्या है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, उसका अर्थ है संग्रह करना, सम्मिलन करना, संक्षेप करना, ऊपर मिश्रण करना आदि। अब इसकी परिभाषा क्या हुई? हमने जैसे देखा था, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द बनाया जाता है। हमने दो या दो से अधिक पदों को हमने मिला दिया था और फिर एक नया सार्थक शब्द बनाया था, तो उसके मेल की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समस्त पद क्या है? इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद क्या होता है? इस विधि से जो हमने एक नया शब्द बनाया था उसी को हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं, समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब समास विग्रह आता है। अब समास विग्रह क्या होता है? जब समस्त पदों को वापस अलग अलग किया जाता है, जिस तरह से हमने उनको मिलाया था, हमको उनकी मिलाने की जगह उनको अलग करना है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम समास विग्रह कहते हैं। तो वास्तव में क्या है, इस समास करने की क्या उद्देश्य है कि कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य उद्देश्य है। जैसे हम कहें गंगा का जल, अब हमें इतना लंबा चौड़ा ना कह के केवल क्या कह सकते हैं, इसमें दो पद हैं गंगा और जल, का को हटा देंगे, हो जाएगा गंगा जल। तो इस तरह से ये समास हो गया, और ये हमारा समस्त पद हो गया। और यदि हमें गंगा जल का विग्रह करना हो तो फिर हमें वापस वैसे ही लिख देंगे गंगा का जल। तो विग्रह करने पर जो हमने हटाया था उसको हम वापस ले आएंगे, हो जाएगा हमारा गंगा का जल। तो अब संक्षेप में अगर हम कहें तो समास में क्या क्या होता है, तो समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। सबसे पहली शर्त है कि समास करने के लिए कम से कम उसमें दो पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। कभी पूर्व पद प्रधान होता है,
कभी उत्तर पद प्रधान होता है और कभी दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, और कभी क्या होता है दोनों पद अप्रधान भी हो जाते हैं और उनका एक विशिष्ट अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा है समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद, अन्य मतलब दो से अधिक पद भी बन जाते हैं। जैसे हमारा तन मन धन, ये मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की अगर कोई विभक्ति लगती है तो जो समास बीच की विभक्तियों का क्या होता है, लोप होता है। बीच की जो विभक्तियाँ होती हैं हमारी वो गायब हो जाती है। तो ये समास प्रक्रिया में होता है। अब हम आते हैं अपने अगले उस पर। तो समास प्रक्रिया में विभक्तियों का लोप हो गया, तो विभक्तियों का लोप होता है, फिर उसमें उसके बाद क्या होता है, छठा पॉइंट है समास होने पर जहाँ संधि की आवश्यकता होती है वहाँ पर संधि भी हो जाती है। जैसे है हमारा एक एग्जाम्पल है विद्या का आलय अर्थात विद्यालय। तो अब हम वहाँ जब विद्यालय लिखेंगे तो विद्या आलय करके अलग अलग नहीं लिखेंगे, वहाँ हम संधि जरूरी है इसलिए वहाँ पर हम संधि कर देते हैं और दोनों पद मिला करके लिखे जाते हैं विद्यालय। ध्या वहाँ का जो बड़ा है वो गायब हो जाता है, दीर्घ संधि है वो हो जाती है। तो इस तरह से अब हम आते हैं अपने समास के प्रकार। समास के कितने प्रकार होते हैं, तो जैसे आपने जाना कि कभी पूर्व पद प्रधान, कभी उत्तर पद प्रधान, कभी दोनों पद प्रधान, कभी दोनों पद अप्रधान, उन्हीं के आधार पर कहीं विभक्ति का लोप हो रहा है तो उसी के आधार पर हमारे समास के प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। अब ये बहुत सिंपल सा, बहुत सरल सा है, हमें इसमें बस कन्फ्यूजन नहीं होना है। पहला पद इसका अव्यय होता है, पहला पद अव्यय भी होता है और प्रधान होता है, इसमें पहले पद की प्रधानता होती है, और जो दूसरा पद होता है वो भी अव्यय की तरह ही काम करता है। इसलिए जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है और जो समस्त पद होता है वो भी अव्यय की तरह ही कार्य करता है। अव्यय जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग वचन कारक के आधार पर जिन शब्दों में, जिन पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता वो क्या होते हैं, हमारे अव्यय होते हैं। तो ये पहला पद हमारा अव्यय होता है, इसको हम क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं। मतलब जो समस्त पद भी किसकी तरह काम करता है, अव्यय। अव्यय मतलब क्रिया विशेषण का कार्य करता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमारा रातों रात, रात ही रात में, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, ऐसे यथा समय, समय के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, भरपेट, पेट भर। इसमें ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि इसमें मीनिंग ज़्यादा आता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे समास पर, वो है हमारा तत्पुरुष समास। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, इसमें पहला पद या कह लें या पूर्व पद कह लें, इसमें है हमारा दूसरा पद या उत्तर पद। इसका उत्तर पद प्रधान होता है और पहले पद के साथ लगी जो विभक्ति होती है वो बीच से गायब हो जाती है। जो पहले पद के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगा होता है ना, उसको वो लोप हो जाता है, अर्थात उसको हम हटा देते हैं। इस प्रकार कारक की दृष्टि से ये 6 प्रकार के होते हैं। कारक आपने पढ़े होंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इसमें 6 प्रकार बताए हैं। अब विभक्ति चिन्ह तो 8 प्रकार के होते हैं, तो पहली विभक्ति और आखिरी विभक्ति ये हम उसमें से हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, कर्म तत्पुरुष। तो जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, क्या होता है, जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है, यह है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को, तो यहाँ पर को होगा। जैसे यश प्राप्त, आपको बीच में से क्या गायब लग रहा है, को। अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यश को प्राप्त। ऐसी है परलोक गमन, परलोक को गमन, जो परलोक चला गया। अब यहाँ पर दूसरा आ जाता है कारक, वो है आपका करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति कैसे, अब इसमें से और आपकी अपादान में भी से, तो से में दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर द्वारा भी आता है, से या द्वारा, तो यहाँ पर अब क्या है, ये साधन के रूप में आता है, यहाँ पर संबंध बना रहता है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, या तुलसी द्वारा लिखा हुआ ना, तुलसी ने लिखा है। तो अब आते हैं हम अपने अगले कारक पर, संप्रदान कारक। यहाँ क्या होता है, जहाँ समास के पूर्व पद में
संप्रदान की विभक्ति का चिन्ह क्या है? के लिए। यहाँ पर के लिए का लोप होता है। जैसे आराम कुर्सी, अगर यहाँ पर के लिए गायब है तब भी तत्पुरुष है। आराम के लिए कुर्सी, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो जहाँ पर के लिए, यहाँ आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 है ये विभक्ति चिन्ह है। तो विभक्ति चिन्ह जहाँ कहीं भी गायब होंगे वह कौन सा समास होगा? वहाँ हमारा तत्पुरुष समास होगा। तो तत्पुरुष समास की अभी तो हमने 3 विभक्ति पढ़ी। अब हम आगे अपनी और विभक्तियों पर आते हैं। वो है हमारी अगली है अपादान तत्पुरुष, जहाँ समास के पूर्व पद में क्या है? अपादान विभक्ति का लोप हो। इसका भी चिन्ह क्या है? से। लेकिन ये अलग होने के अर्थ में आता है। अलग होना, जैसे देश निकाला, देश से निकाला, है। यहाँ देश से निकाल दिया गया है, देश से उसका संबंध अलग हो गया है। गुणहीन, गुणहीन का मतलब है गुणों से हीन, जहाँ पर गुण नहीं होते, गुणों से हीन। धर्मभ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, जहाँ पर धर्म ही नहीं है। तो यहाँ अलग होने के अर्थ में है। अब है संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक या इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? का, की या के, तीनों में से कोई एक। जैसे देश रक्षा, देश की रक्षा। भारत रत्न, भारत का रत्न। ऐसी आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। तो आपने देखा यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है कि जैसे विभक्ति चिन्ह कौन सा है? की, का, ये की और ये के, ये विभक्ति चिन्ह इसमें से गायब हैं। तो ये हमारा हो गया संबंध तत्पुरुष। अगला है हमारा जो छठा कारक है वो है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक की विभक्ति है मैं या पर। इसका लोप होता है। इसमें जैसे आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, मतलब अपने आप पर विश्वास। ऐसी आनंद मग्न, आनंद में मग्न। तो ये हमारे क्या हैं? विभक्ति चिन्ह हैं। ये विभक्ति चिन्ह इसमें नहीं है। तो जहाँ पर विभक्ति चिन्ह लोप होते हैं। अब तत्पुरुष का एक और प्रकार है, उसका नाम है नंज तत्पुरुष। अब इसमें क्या होता है? इस समास का जो पद होता है, जो पहला पद होता है वो नकारात्मक होता है। जैसे अधीर, अधीर मतलब जिसमें धीर नहीं है। तो अधीर, ना धीर। अनचाही, ना चाही। नास्तिक, ना आस्तिक। अनंत, ना अंत। इस तरह से इसका जो पहला ही पद है वो क्या होता है? नकारात्मक होता है, या अभावात्मक कह सकते हैं, इसका अभाव होता है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास कहाँ होगा? जहाँ विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, विभक्ति चिन्हों का लोप होगा। और तीसरा है नंज तत्पुरुष, जहाँ पर अभाव होगा। तो अभाव और विभक्ति चिन्ह, ये तत्पुरुष समास की पहचान है। अब हम आते हैं अपने कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास ये भी जो पहले के जो भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने कर्मधारय और दिगु को तत्पुरुष समास का ही परिवार का माना है, तत्पुरुष समास का ही उसको अंग माना है। लेकिन अब इसको हमने अलग करके पढ़ना है। तो कर्मधारय समास क्योंकि है तो ये तत्पुरुष समास का ही अंग, तो इसलिए कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। दूसरा पद विशेष्य होता है। या हम कैसे, और या फिर एक और भी चीज़ हो सकती है, एक पद उसका उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। और इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान है, तो हमारे 3 समास ऐसे हैं जिनका उत्तर पद प्रधान है। उसमें तत्पुरुष है, कर्मधारय और दिगु समास, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे कर्मधारय समास का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये आपके एग्जाम्पल हैं विशेषण और विशेष्य वाले। जैसे है अध पक्का, कितना पक्का? आधा पक्का। तो इसमें पहला पद विशेषण, दूसरा उसका विशेष्य। का पुरुष, का मीन्स कायर, कायर है जो पुरुष। तो इसमें जो पहचान है हमारी वो किसकी है जो ज़्यादा आता है। गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश। तो किससे बना है? गोबर से, गोबर से बना गणेश। मधुमक्खी, मधु का संचय करने वाली मक्खी। इसमें है जो भी आता है और इस तरह से भी आता है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद उसका विशेष्य। पहला विशेषण, दूसरा उसका विशेष्य। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। तो हमें इस बात पर क्या करना है? ध्यान देना है कि इसमें विशेषण और विशेष्य होता है, उपमान और उपमेय होता है। अब आते हैं हम अपने जो आपने पढ़ा था उपमेय और उपमान। तो उपमेय और उपमान जैसे हमारा है, अब हम आते हैं उपमान और उपमेय। जैसे कनक लता, कनक के समान लता। कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल। भुज दंड, दंड के समान भुजा।
ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। नरसिंह, सिंह रूपी नर। अब हमें इस पर ध्यान क्या देना है, इसमें के समान, सा, रूपी, के समान, जो कर्मधारय समास की जो पहचान है वो ज़्यादातर क्या है, अगर हम देखें वहाँ क्या गायब होता है जो, के समान, सा या रूपी, ये इसकी पहचान है कर्मधारय समास की। अब हम आते हैं अपने अगले समास, द्विगु समास। इसका भी उत्तर पर प्रधान होता है क्योंकि ये भी तत्पुरुष समास का ही एक अंग माना जाता है, तो उत्तर पद इसका ही प्रधान होता है। अब है द्विगु, इसका ध्यान रखिए, यह है द्वि, द्वि में संख्या, जैसे आप पढ़ते हैं ना एक कहा, द्वि, संस्कृत में त्रिया, चतुर्थी वो पढ़ते हैं, तो वो है संख्या, और गु का है ये समाहार या समूह। तो पहला पद संख्यावाची और दूसरा उसका समूह का बोध कराता है। तो इसमें द्विगु समास की सबसे पहली विशेषता क्या है कि पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या होगा, उसका समूह का बोध कराएगा। जैसे है दोपहर, दो पहरों का समूह, पंजाब, 5 आवों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों का समाहार। तो इसमें समाहार और समूह, पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या है हमारा, समूह का बोध कराता है, वो होता है हमारा द्विगु समास। अब सबसे सरल समास है हमारा द्वंद्व समास। समास तो सभी सरल हैं, लेकिन थोड़ा सा बस समझने की बात है। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें 2 दा है, एक दा ये, एक दा ये, तो ये दोनों ही प्रधान हैं। इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों ही पद का अपना महत्व होता है, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, दोनों का समान महत्व है। और इसमें समुच्चय बोधक गायब होते हैं, जैसे और, अथवा, एवं, या, ये बीच में नहीं होंगे। जैसे भला बुरा, भला और बुरा, चाय कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, हम इसमें अथवा भी लगा सकते हैं, एवं भी लगा सकते हैं और या भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसमें समुच्चय बोधकों का क्या होता है, ये जो समुच्चय बोधक हैं, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, वो बीच से वो गायब होते हैं, मतलब उनका लोप होता है। अब आते हैं हम अपने बहुव्रीहि समास। ये हमारा सबसे आखिरी समास है, इसका नाम क्या है, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ क्या होता है, ना तो इसमें पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब जैसे है लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति हैं जो, लक्ष्मी के पति हैं जो, कौन, अर्थात विष्णु, तो ये तीसरे पद की ओर इशारा हुआ। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, पानी में हाथ में, तो वीणा है हाथ में जिसके, वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती। तो यहाँ अर्थात करके जो आता है एक तीसरा ही पद यहाँ प्रधान होता है, तो इस तरह यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास की क्या पहचान है, ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा होगा, बल्कि दोनों ही मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अब आते हैं हम अपने इन समासों में आखिर अंतर क्या है कर्मधारय और बहुव्रीहि में। कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है, जैसे सिर्फ विग्रह करने का अंतर हो जाता है। अगर आपने विग्रह जिस तरह से किया है, आप उसका नाम भी फिर उसी तरह से आपको देना पड़ेगा। जैसे कमल नयन, आपसे कहा जाए कि इसका विग्रह करिए, आपने विग्रह अगर इस तरह किया कमल के समान नयन, तो यहाँ पहला पद आपने विशेषण मान लिया उसका, दूसरा पद आपने उसका विशेषण मान लिया, तब वो हो गया यहाँ पर कर्मधारय। अगर आपने कहा कमल जैसे नयनों वाला, कमल जैसे नयनों वाला अर्थात कृष्ण, तब यहाँ ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। हमारा इस पद का, इस समस्त पद का जैसा हम विग्रह करेंगे उसके हिसाब से इसका क्या होगा, नाम हो जाता है। तो हमें विग्रह पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब वही है कि विग्रह के अंतर से समास का नाम बदल जाता है, हम जैसा उसका विग्रह करते हैं वैसी समास का नाम भी बदल जाता है। अब आते हैं हम अपने द्विगु और बहुव्रीहि समास का अंतर क्या है। द्विगु और बहुव्रीहि समास का क्या अंतर है, द्विगु और बहुव्रीहि में इसमें वही है, द्विगु में क्या होता है, द्वि संख्या, गु समूह, संख्या समूह, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान। तो पंचानन कहें ये संख्यावाची है, आनन में मुख, 5 आनन, या हम कहेंगे तो 5 आनन हो गया ये द्विगु, 5 यहाँ क्या है, ये संख्या है और ये उसका समूह हो गया। अब ये द्विगु हो गया। अब हम कहते हैं 5 आननों वाला, मतलब 5 मुख वाला,
तो पांचमुख वाला कौन है? तो जो भी होगा, कहीं कहीं पंचमुखी हनुमान जी का नाम भी आता है, तो 5 आननों वाला, अर्थात अब यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब जैसे हम कहते हैं तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, जहाँ पर 3 रंग इकट्ठे हों, अगर हमने इस तरह से उसका समास विग्रह किया है, 3 रंगों का समाहार या 3 रंगों का समूह तिरंगा, तब तो द्विगु समास हो जाएगा। आप अगर कहते हैं, आपने अगर विग्रह किया है 3 रंग हैं जिसमें, अर्थात कौन? राष्ट्रीय ध्वज, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो क्या बात आई, क्या स्पष्ट हुआ कि हमारे विग्रह करने के आधार पर ही क्या होता है, समास का नाम चेंज हो जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले, एक अंतर और बचता है। वो अंतर क्या है हमारा? वो है हमारा नंज और बहुव्रीहि में अंतर। नंज और बहुव्रीहि। नंज में क्या था? पहला पद जो था वो नकारात्मक था। पहला पद क्या था? नकारात्मक था। और बहुव्रीहि में आपको पता है पहला पद प्रधान होगा, ना दूसरा होगा, बल्कि अन्य पद प्रधान होगा। क्या होगा? ना पहला ना दूसरा, बल्कि अन्य पद। बहुव्रीहि का बस यही पहचान है, तो अपने आप ही अंतर स्पष्ट हो जाता है। अब नंज में पता है पहला पद हमारा अभाव वाला है, तो हम आ जाते हैं, इसका है, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अनादि। क्या लिया हमने? अनादि। अनादि ना आदि। अगर हमने अन का अर्थ लिया ना आदि, ना आदि कर्मधारय हो गया। और हम कहें अगर नहीं आदि है जिसका, अर्थात जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका न कोई प्रारंभ है ना जिसका कोई अंत है ना, तो नहीं आदि है जिसका, अर्थात ईश्वर, तब ये बहुव्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब ये बहुव्रीहि हो जाएगा। अब वही कहने का जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है कि विग्रह के आधार पर ही हमारे समासों का नाम स्पष्ट होता है। अगर हमने विग्रह जिस तरह से करेंगे उसी तरह से उसका नाम भी हमें देना होता है। तो स्मरण रखने योग्य बातें क्या हैं जितने हमने समास पढ़े, अगर हम इनकी सिर्फ इतनी सी बातों पर ध्यान दे लें तो हमें समास कभी भी हम नहीं भूलेंगे। जैसे पहला समास अव्ययी भाव, तो इतना ही याद रखें, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद अव्यय, पूर्व पद प्रधान और अव्यय, पूर्व पद प्रधान और अव्यय, समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। समस्त पद उसका अव्यय की तरह ही होता है। तो ये हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। इसका हम सिर्फ इतना याद रखें, उत्तर पद प्रधान और अभाव में नंज तत्पुरुष आ जाएगा। विभक्ति चिन्हों का लोप, विभक्ति चिन्ह वही आपकी कर्मकरण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, विभक्ति चिन्हों का लोप। तो ये सिर्फ एक गाइडलाइन है जिससे आपको ये समास में याद रहेगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान, अभाव, विभक्ति चिन्हों का लोप। कर्मधारय में विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय, उत्तर पद प्रधान। तो उत्तर प्रधान किस में है? तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान है और आपका कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान है, और इसमें विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय होगा। अब द्विगु समास, उत्तर पद प्रधान, इसमें भी उत्तर, ये 3 जो है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, तीनों में उत्तर पद प्रधान है। द्विगु में द्विगु का द्वि में संख्या, गु में समूह, इतना याद रख लीजिए। उत्तर पद प्रधान और संख्या समूह दोनों पद प्रधान। और इसमें क्या? द्वंद्व समास में दोनों, ये दा है, ये दोनों दा पर नजर रखिए, ये दा दोनों पद प्रधान और समुच्चय बोधकों का लोप। समुच्चय बोधक कौन से? और, तथा, और कोई याद रख लीजिए के लिए केवल। और इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोनों पदों का जब हम और हटाते हैं तो दोनों के बीच में, जैसे माता और पिता, बीच में हम लिख देते हैं केवल, बीच में एक छोटा वो जो योजक चिन्ह होता है जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइफन, वो आपको केवल लगाना होता है। अब आते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि बहुत सबसे सरल, दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा ही पद प्रधान होता है। अर्थात करके जो इसमें अर्थ आता है, जो तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें जो दिए हुए होते हैं वो दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। तो इस तरह से आज हमारा ये समास का चैप्टर समाप्त हो गया। आपको ये, अगर आप इन बातों पर भी ध्यान रखेंगे तो आप समास कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।